अभी दोस्तों मैं आया हूँ ग्रेटर नोएडा। लोकेशन लगाई हुई है, एक मेरे दोस्त का फार्म हाउस है यहाँ पे। तो एक बार मैं पहले आया हूँ कई साल पहले, तो लोकेशन लगा के अब कई बार लोकेशन भटका देती है। अब मुझे पता नहीं कि मैं अब ये बोल रहा है कि राइट मुड़ना है। 3 मिनट दूर है बस, 950 मीटर्स। तो जो मेरे ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है ना, खेत कैंप एंड एडवेंचर विलेज, यहीं जाना है मुझे। अभी दोस्तों खेत कैंप में हूँ, म्यूजिक चल रहा है इसलिए कॉपीराइट आ जाएगा, बाद में बनाता हूँ। दोस्तों अभी खेत कैंप में आया हुआ था, म्यूजिक बज रहा था तो मैंने शूटिंग नहीं करी। ये हमारे मित्र हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। ये इनका ही है खेत कैंप, ग्रेटर नोएडा में है। तो अगर आपको पिकनिक करना हो, वीकेंड गेटवेज, क्योंकि कितने 5 रूम्स बनाए हुए हैं, 5 रूम्स, एसी रूम है सारे, 5 रूम्स है और एक हॉल भी है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो सकती है। और डे पिकनिक्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। डे पिकनिक्स भी है, गैदरिंग्स हैं, पार्टीज हैं, किटी पार्टीज हैं। इसके अलावा डेस्टिनेशन वेडिंग, प्री वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग एंड ऑल। और हमारे पास टेंट्स भी हैं। टेंट्स का कॉन्सेप्ट चाहिए अच्छा, तो नॉन अटैच वॉशरूम वाले टेंट्स भी हैं। टेंट्स हम भी लोग फील दे सकते हैं। मतलब कैंपिंग, अगर कोई अपना कैंप लेके आ रहा है तो लगा सकता है, चार्जेस देके वो भी चार्जेस देकर कर सकते हैं। और दोस्तों सारे प्लांट्स हैं इनके पास, अभी मैं दिखाऊंगा क्योंकि स्कूल के बच्चों का ग्रुप है। जितने भी तो फेमस जो भी वो है फ्रूट्स हैं, उनके प्लांट्स हमारे पास भी हैं। और आसपास पूरा ग्रीन सराउंडिंग है और डेड एंड है तो और यहाँ नील गाय मिल जाती है, तीतर, नीलगाय है, तीतर है और पीकॉक वगैरह तो पीकॉक है, ये सब जो रेगुलर वे में होता है। तो एकदम अगर आपके पास टाइम नहीं है, मान लीजिए दिल्ली से दूर जाने का, तो आप यहाँ आ जाओ ग्रेटर नोएडा में, तो आपको ऐसे लगेगा आप बाहर आ गए हो। और काफ़ी अच्छा सेटअप है, क्योंकि म्यूज़िक बज रहा था तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है अभी, क्योंकि स्कूल के बच्चों का ग्रुप आया हुआ है। और ये हमारे अश्वनी जी आ गए हैं। ये अश्वनी की बड़ी बेटी है और ये छोटी है, इधर घुमाओ। और ये भोलू बाबू, इनको आपने देखा था, इनकी शादी नहीं हो रही, बड़ा तकलीफ वाली बात है। बाकी सब ठीक है, बस शादी नहीं हो रही। और ये मनोज बाबू इधर देखिए, ये मनोज बाबू है जो जंगल में टाइगर के बीच में खर्राटे भरते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज जो स्कूल का ग्रुप आया तो उनकी एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही हैं। और ये सारा एडवेंचर एक्टिविटीज़ का सेटअप है। ये 5 एयर कंडीशन रूम्स हैं, यहाँ डीजे वगैरह हो जाता है। और वो सामने वहाँ पे स्विमिंग पूल है। ये कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ लगी हैं, जैसे डार्टिंग है, ये आर्चरी, ये गुलेल से बोतल पे निशाना मारना, और इस तरह से कुछ बॉल डालने वाली एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। ये देखिए, ये टायर क्रॉसिंग बोलते हैं इस एक्टिविटी को। और इस तरह से पूरे में सेटअप लगा हुआ है। बहुत सारी एक्टिविटी है, बड़ी सी जिप लाइन है ऊपर से नीचे आने की, जॉर्बिंग बॉल भी है। ये देखिए जिप लाइन है, इधर देखो, इधर देखो, ऐसे करो। बच्चों को बहुत खुशी मिलती है ये जिप लाइन करके। ये तो अटक गई आधे रास्ते में, इसका वेट नहीं है ना। दोस्तों वापस जा रहा हूँ खेत कैंप से। आगे की गाड़ी में चल रहा है अश्वनी, पीछे है मनोज जी। बहुत मज़ा आया आज। तो अगर कभी आप वीकेंड गेटवे प्लान कर रहे हो ना, तो आप खेत कैंप ज़रूर ट्राई करो। स्विमिंग पूल है, एयर कंडीशन रूम है, बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। और दिल्ली से बिना दूर जाए, क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा है, आपको पूरा ट्रू एडवेंचर फीलिंग, जो जंगल फीलिंग है, आप देख रहे हो गाड़ी में, जो नाइट ड्राइव का मज़ा हमें जंगल में आता है, बिल्कुल नाइट ड्राइव भी हो रही है। यहाँ वाइल्ड लाइफ भी है थोड़ी बहुत, एंटीलोप है, नीलगाय है और जंगली खरगोश तो है ही, तीतर है, मोर है। और अगर जैसे जब सब लोग छुट्टी नहीं ले सकते ना, तो ये बेस्ट जगह है कि आप सैटरडे भी आ गए और आप संडे करके जा सकते हो।
प्राइस भी रीजनेबल है। और अभिषेक जी मेरे जिगरी दोस्त हैं। अगर आप मेरा नाम बोल दोगे ना कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आपका रिगार्ड भी करेंगे, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली भी, और वैसे सर्विस में भी। आपको लगेगा कि हाँ जी आप अपनी जगह पे आए हो, क्योंकि ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। तो अगर कभी आप वीकेंड गेटवे प्लान कर रहे हो तो आप पक्का खेत कैंप ट्राई करो। नंबर मैं इनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपको जंगली रिजॉर्ट में। दोस्तों अभी मेरी एक मीटिंग है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। ये अभी मैं गुजर रहा हूँ संसद के सामने से, जो नई वाली संसद है। ये राउंड अबाउट लोगे ना, उसके बाद आएगा। ये क्या है? रेल भवन है क्या? रेल भवन है। हाँ, ये देखिए रेल भवन है और रेलवे का इंजन खड़ा है। एक जो बड़ौदा हाउस है, वो जो नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ तो मेरा बहुत जाना होता था जब मैं नौकरी करता था। तो वहाँ भी एक रेलवे का इंजन है, लेकिन वो स्टीम इंजन खड़ा हुआ है। और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है संसद। एक्चुअली वन वे कर दिया है प्रेस क्लब में जाने के लिए, तो अभी लोकेशन जो बता रही थी वो नहीं बता रही। बस राइट में आएगा, लेफ्ट में ही आएगा। लेफ्ट में चैम्प्सफोर्ड क्लब आएगा भाई अब वही तो आया, और तो राइट में है, पूछना पड़ेगा। अश्विनी जी मेरे साथ में आए हैं, इनको रास्ते वास्ते पता नहीं है आगे। भैया प्रेस क्लब ऑफ इंडिया किधर है? प्रेस क्लब सामने, ये देखो, मैंने कहा था राइट में आएगा। जब अश्विनी के साथ बैठता हूँ बड़ा डर लगता है भाई, कोई ड्राइवर ठीक नहीं है ना ये। तो दोस्तों वापस आ गया मैं जंगल में। अभी कुछ दिनों के लिए गया था दिल्ली। इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप देखोगे। तो इस बार जो है मैं लंबा रास्ता लेके जाऊंगा, वो जो वाया नीलकंठ वाला रास्ता है, तो वहाँ से होके एकदम जो मेला समिति है वहाँ तक चला जाऊंगा। और एक हफ्ते बाद तो गाड़ी रिजॉर्ट पहुँच जाएगी। अच्छा, जैसे हाथी, मैं बताता हूँ कि आजकल हाथियों की मूवमेंट हमारे इलाके में नहीं होती, वहाँ जंगली रिजॉर्ट के आसपास की नदी में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे होती है जहाँ मैं चल रहा हूँ। क्योंकि देखिए हाथी तो जंगल में ही होते हैं ना, वो कोई जंगल तो छोड़ के जाते नहीं हैं, नदी के इलाके को छोड़ देते हैं, क्योंकि नदी में उन्हें मक्खियाँ काटती हैं, तो उनकी स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है। लेकिन ये इलाका जंगल का इलाका है, जंगल में हाथी बने रहते हैं। और नदी में बाकी टाइम पे हाथी क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है, पानी अच्छा खासा चाहिए होता है, वो भी दिन में 2 बार। अभी क्या है, जंगल के हर जगह पानी अवेलेबल है, तो वो आराम से उनका चारा पानी सब वहीं पे है, तो वहीं बने रहते हैं। अभी कोरबा से न्यूज़ आई है कि 48 हाथियों का झुंड है जो उत्पात मचा रहा है। और गांव की फसल आप समझ लो, जब 48 हाथी किसी खेत में घुस जाएंगे, उस खेत का क्या हाल होगा। अच्छी खासी लहलाती फसल होगी और एक ही दिन में खेत सफा चट। तो लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया वहाँ पे, चक्का जाम वगैरह भी किया। लोगों ने बोल रहे थे कि भाई, उनका कहना था फॉरेस्ट ऑफिशियल कुछ नहीं कर रहे, और एक्चुअली फॉरेस्ट ऑफिशियल का कहना है कि वो लोगों को बोलते हैं कि भाई नज़दीक मत जाओ। लेकिन होता क्या है ना दोस्तों, जब भीड़ होती है ना, जब भीड़ हाथियों को भगाने भी जाते हैं तो उनमें मस्ती का माहौल हो जाता है। मतलब उस वक्त कुछ लोग सीरियसली कंसर्न होते हैं कि जिनकी की फसल चौपट हो रही है कि भाई हाथी यहाँ से भागे, और ज़्यादातर लोगों के लिए वो मज़ा लेने की चीज़ हो जाती है। वो शोर मचाएंगे, सीटियाँ बजाएंगे, नज़दीक चले जाएंगे, और हाथी अगर पलटा तो चपेट में भी आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम तो है नहीं कि बचना कैसे है। वो बन जाता है भीड़ तंत्र। और जैसे वही हुआ था जो क्या
झालपारा था जो बंगाल का, जिसमें एक हाथी की जल के मौत हो गई थी। तो उसमें हुआ क्या कि जो हाथियों को भगाने के लिए जो सुरक्षा दल गांव-गांव बनाए गए हैं, वो देखिए अपनी जगह ठीक है, क्योंकि फसलों को बचाना भी जरूरी है, क्योंकि इंसान रह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि किसी ने खेती किसानी करके फसल उगाई है तो हाथी खा रहे हैं तो उनको खाने दो। उनके लिए जो दल बनाए गए, जो टीम बनाई गई है, उनको बताया गया कि आप मशाल जलाओ, शोर मचाओ, जो बेसिक तरीके सिखाए गए वहाँ तक ठीक है। उस केस में क्या हुआ था, किसी ने जलती हुई मशाल जो है उछाल दी थी और वो हाथी की पीठ पे गिर गई थी। वो वीडियो मैंने देखा है, बड़ा ही दर्दनाक वीडियो है। हाथी खड़े होके बैठ के उसको गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि हाथी के अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो जो कपड़ा था जो जल रहा था वो चिपक गया उसकी स्किन से, वो हट ही नहीं रहा था। और करते करते, क्योंकि चर्बी तो बहुत तेज़ी से जलती है, तो पूरी स्किन में आग लग गई थी उसकी चर्बी में। और फिर और वो फीमेल थी, हथनी प्रेग्नेंट थी, और वो जल के मर गई। अब लोगों में अफवाह फैला दी जाती है कि भाई फॉरेस्ट वाले कुछ नहीं कर रहे, हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, कर तो रहे होते हैं, समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। और एक्चुअली उनकी बात भी तो पब्लिक नहीं मान रही होती ना। अगर भीड़ आ रही है और उनसे बोला जा रहा है कि भाई आप यहाँ पे मत उनके नज़दीक जाओ। अब देखिए, मैं बता रहा था ना कि हाथी यहाँ पे हैं, तो देखिए हाथी का फ्रेश गोबर पड़ा हुआ है। ये रात को ही हाथी यहाँ से निकला है, तो यहाँ पे हाथी हैं। तो आप ये मत समझ लीजिए कि ये महीने बिल्कुल सुरक्षित है कि हाथी यहाँ मिलेगा ही नहीं। हाथी उन इलाकों में नहीं मिलेगा जहाँ नदी है। अब आप सोचोगे यहाँ नदी है, तो हाथी निकल के गया है, क्रॉस करके गया है, नदी में ही नहीं रह रहा है। और जो वो हमारा वाला बेल्ट है वो नदी का ही बेल्ट है। यहाँ वो आया, पानी पिया, चला गया जंगल के अंदर। अच्छा, जो मक्खियां हैं वो नदी के किनारे ही हैं। ये देखिए पानी की कंडीशन, सामने वाली गाड़ी बहुत ही धीमे धीमे निकाल रहे हैं। नई गाड़ी है, क्योंकि उसमें सीटों से पॉलिथीन भी नहीं हटाया है, तो बहुत ही संभाल के चला रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इनको मैं ओवरटेक ही कर लूं। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, हाथी आ रहे हैं, फसल है, खाने आएंगे, लेकिन सिस्टम से ही होगा। थोड़ा सा संयम और एक भीड़ तंत्र ना बनने पाए। गांव के लोगों का एक टीम जो समझदार है वो समझाएं लोगों को, और फॉरेस्ट वालों से कोऑर्डिनेट करें, तो ये मैसेज भी कन्वे हो जाए कि हाँ भाई कार्रवाई चल रही है। और फॉरेस्ट वाले भी अगर अपडेट कर देना कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। अगर जनता अपडेटेड रहेगी तो फिर ये अफवाहें नहीं फैलेंगी कि भाई वो कुछ नहीं कर रहे, और जो असंतोष फैल जाता है वो नहीं फैलेगा। केवल इंडिया में नहीं है, अभी खबर आई है कि जिम्बाब्वे में करीब 700 हाथी मार रहे हैं वो लोग। पहले थी खबर नामीबिया की, नामीबिया में अकाल था, तो उन्होंने केवल हाथी नहीं बहुत सारे जानवर मारने की परमिशन दी थी, और उनका मीट बांटा था पब्लिक में। हालांकि क्योंकि नवंबर में वहाँ पे इलेक्शन है, तो बहुत सारे लोगों को बोलना था कि ये इलेक्शन के चलते है कि लोगों में मीट बंटवा रहे हैं ताकि इलेक्शन जीत जाए। जिम्बाब्वे का बता रहे हैं वहाँ पे 84,000 एलिफेंट है, और जो कैपेसिटी है वो 45,000 की है। तो जो बाकी है उनकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि वो फसल उजाड़ रहे हैं, उनके खाने के लिए है ही नहीं। जो जंगल में चारा है 45,000 हाथियों के लिए है, 84,000 घूम रहे हैं। तो उन्होंने 700 हाथी मारने की परमिशन दी है, और उन्होंने भी यही कहा है कि इनका मीट पब्लिक में बांटो, क्योंकि वहाँ पर भुखमरी के हालात हैं। तो जहाँ बहुत ज़्यादा जानवर हो जाते हैं दोस्तों, वहाँ ये प्रोसेस भी होता है। हालांकि जैसे अभी बिहार का मैंने बताया था कि नीलगाय मारने के लिए परमिट इशू किए जाते हैं, तो अभी जो 13,000 शिकारी बुलाए गए बिहार में, तो बक्सर में एक पंचायत है, चंदा पंचायत, वहाँ के किसानों ने, वहाँ तो परमिट है, ऑफिशियली परमिट है। परमिट का सिस्टम होता है कि गांव के मुखिया से परमिशन लेने के बाद शिकारी नीलगाय मार सकते हैं। उनको परमिशन दी जाती है कि आप इतनी मार सकते हो। लेकिन बक्सर जिले में एक पंचायत है, चंदा पंचायत, वहाँ के गांव वालों ने मुखिया से बोला कि आप परमिशन मत दो,
क्योंकि हम निर्दोष जानवरों की हत्या नहीं करवा सकते। अगर अपने आप हो गया ठीक तो ठीक है, हम जो सुरक्षा कर पाएंगे ठीक है, लेकिन हमें ये बात मंजूर नहीं कि नीलगाय को गोली मारी जाए। तो ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं दोस्तों कि वो अपना नुकसान तो करवाने को राजी है, लेकिन नीलगाय की जान लेने के लिए राजी नहीं है। ये सामने आ गया चिल्ला हाइड्रो पावर। ये अपनी वही नहर वाली रोड है जिससे जंगली रिजॉर्ट जाते हैं, लेकिन आज मैं लंबा रास्ता लेके जाऊंगा, वो रास्ता भी दिखाऊंगा आपको। हालांकि मैंने पहले भी दिखाया, लेकिन 1 साल पहले दिखाया है। और ये वाला टर्न बड़ा ही खतरनाक है दोस्तों। इसमें क्या, जब ऊपर से गाड़ी आ रही होती है ना तो स्पीड से आ रहे होते हैं, और यहाँ पे एक थोड़ा सा स्लोप सा है, और उसमें जब उधर से गाड़ी आ रही होती तो उन्हें लगता है उनके ब्रेक फेल हो गए। 1 सेकंड के लिए गाड़ी ना आउट ऑफ कंट्रोल होती है, क्योंकि स्लोप है, उन्हें पता नहीं चलता, और वो फिर ब्रेक मारते हैं और वह अक्सर जाके टकरा जाते हैं। कितने ही एक्सीडेंट मैंने देख लिए कि वो सामने वाली जो सामने वाली दीवार है ना, उसमें जाके टकरा के कई बार गाड़ियां चढ़ी मिलती हैं, और वो होता है क्योंकि उनको टेरेन का आइडिया नहीं है। तो पहली बात तो ओवर स्पीडिंग करो मत इतने सगड़े रास्ते में जब आपको आइडिया नहीं है क्योंकि जगह का, और यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, तो आप थोड़ी स्पीड स्लो ही रखो। मेरी स्पीड अभी 70 पे है। यहीं थोड़ा सा आगे मुझे इक्कड़ हाथी मिल गया था, जो कि नहर से निकल के आया था। ऐसे तब ये गाजर घास वगैरह नहीं थी, वो सर्दी के दिन थे, दिसंबर का महीना था, मुझे याद है। और उसी दिन, जिस दिन यहाँ इक्कड़ हाथी मिला, उसी दिन जंगली रिजॉर्ट में रात को टाइगर आ गया। वो इक्कड़ हाथी तो वीडियो में है। और उसके बाद जंगली रिजॉर्ट में बॉनफायर कर रहे थे, फिर हम लोग खाना खाने चले गए डाइनिंग हॉल में। कुछ लोग खाना खा के बॉनफायर कर रहे थे, वो भी सब्सक्राइबर थे सारे। अचानक से उन्होंने गुर्राने की आवाज़ सुनी, आए तो बताया कि आवाज़ आ रही है। जब बाहर निकला मैंने सुनी तो अजीबोगरीब आवाज़ थी वो, मतलब जैसा टाइगर बोलता है वैसी भी नहीं थी, जैसे लेपर्ड बोलता है वैसी भी नहीं थी, और बड़ी मतलब एकदम खतरनाक और मुश्किल से 5 या 6 फीट से आ रही थी। क्योंकि जो हमारे डाइनिंग हॉल की सीढ़ियाँ हैं वहाँ बैठ के मैं सुन रहा था, बैठ के क्या खड़े हो गए, और वहीं जो नाला सा है उससे वो टाइगर का बच्चा 7 महीने के आसपास था, अच्छी खासी वो ऐसी रोर कर रहा था। ऐसी ना टाइगर करता है ना ही लेपर्ड करता है। तब भी मुझे समझ में नहीं आया, 2-3 बार और आवाज़ आई, फिर आवाज़ बंद हो गई। तब तक मैंने आवाज़ लगाई टॉर्च मंगाने के लिए, तो क्योंकि दिसंबर का महीना था तो ये स्टाफ वाले सब जो है दरवाज़ा बंद करके अंदर ठंड ना लगे बैठे रहते हैं, आवाज़ जाती नहीं है। जैसे तैसे इन्होंने सुना तो फिर टॉर्च आई, फिर मैं देखने निकला। मुझे लगा कि भाई लेपर्ड रहा होगा, तो मैं पूरे में गेस्ट को छोड़ के, सब्सक्राइबर को छोड़ के मैं खुद निकला, देख के आया, पूरे में टॉर्च मार के, कहीं नहीं मिला। सुबह सुबह फिर टाइगर्स की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी सामने मणिकूट पर्वत से, जो बच्चे को बुलाने के लिए करती है ना, आऊँ आऊँ ऐसी आवाज़ जो करती है, वो आवाज़ आ रही थी। तब भूरी वहाँ से आ रहा था, भूरी का घर वहीं था, वो रात को घर चला जाता था, सुबह आता था। तो मैंने कहा कि ये क्या चक्कर है। अच्छा, जब टाइगर की आवाज़ आई भूरी जा चुका था, क्योंकि रात के 11-12 बजे की बात है वो। तो लौट के आया तो बोला सर इसका बच्चा खो गया, रात भर से चिल्ला रही है। अरे मैंने कहा लगता बच्चा ही यहाँ पे आया था। फिर मैंने फॉरेस्ट वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ 7 महीने के आसपास के कब्स हैं। तो वो मतलब प्रॉपर रोर कर रहा था, हाँ, मतलब जो ग्राउल, रोर नहीं कर रहा था, ग्राउल कर रहा था, लंबी लंबी ग्राउल। तो ये होता है दोस्तों कि चाहे वो 7 महीने का भी बच्चा होगा ना, वो ऑलमोस्ट बड़ा सा हो जाता है और वो ग्राउल कर सकता है। तो कई बार लोग बोल देते हैं ना कि टाइगर डियर की आवाज़ निकाल के अपनी माँ को बुला रहा है। देखिए, जब माँ को बुलाएगा तो अपनी असली आवाज़ में बुलाएगा, ठीक है ना। वरना अगर वो स्पॉटेड डियर की आवाज़ निकाल के टाइगर का कब हो या सब अडल्ट हो, जो भी हो, अपनी माँ को बुलाएगा, तो माँ को कैसे मालूम चलेगा कि वो मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। वो तो दिन भर सुनती है स्पॉटेड डियर की आवाज़, वो सोचेगी स्पॉटेड डियर बोल रहा है। जब सेम आवाज़ निकालेगा, वो तो अपनी असली आवाज़ में बुलाएगा ताकि उसकी माँ उसकी आवाज़ को पहचाने। अब मान लीजिए एग्जाम्पल कि किसी का बच्चा मेले में खो गया,
किसी लेडी का, बच्चा समझदार है, तो वो पुलिस पोस्ट पे जाएगा, बोलेगा, मान लीजिए बच्चे का नाम राजू है, तो बोलेगा कि मेरी माँ आए तो बोल देना राजू आया था, मैं थोड़ी देर में फिर आऊँगा। ऐसा थोड़ी ना कि वो मिमिक्री करके बोलेगा मेरी माँ आए तो कह देना छेनू आया था, अभी मैं फिर थोड़ी देर में आऊँगा, खामोश। उसकी माँ आएगी, पुलिस वाला बोलेगा भाई छेनू आया था, माँ बोलेगी नहीं भैया छेनू नहीं, मेरे बच्चे का नाम तो राजू है। तो मिलेंगे कैसे? तो बच्चा अपनी माँ को ओरिजिनल आवाज़ में बुलाता है, मिमिक्री करके स्पॉटेड डियर की आवाज़ निकाल के नहीं बुलाता है। और 7 महीने का टाइगर भी कब भी ग्राउल कर सकता है, मैंने खुद सुना है अपने ही कानों से आंखों से देखा तो नहीं था क्योंकि वो दिखा नहीं था मुझे। तो जो हमारे सामने है वो कोर एरिया है, कोर एक्टिविटीज होती हैं। देखिए बहुत बड़ा सा बाज या वो उड़ के जा रहा है काइट, क्योंकि जो सफारी लोग करते हैं वो, कई बार लोग बोलते हैं हम कोर एरिया में सफारी करते हैं, वो कोर एरिया नहीं होता, टूरिस्ट एरिया होता है। कोर एरिया वो एरिया होता है जहाँ सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर जा सकते हैं, टूरिस्ट नहीं जा सकते। तो जो मणिकूट पर्वत का वो इलाका है जहाँ से उसकी माँ बुला रही थी, या जो दिखता है हमारे यहाँ से टाइगर की आवाज़ है, कभी किसी की आवाज़ आती है, एक आध वीडियो में रिकॉर्ड भी हुई है, वो कोर एरिया है। वहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं जा सकते, कोई नहीं, मैं भी नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, फॉरेस्ट ऑफिसर जा सकते हैं केवल। अब ये भंडारी जी की दुकान आ गई, जाते वक्त भी मैंने चाय पी थी, अब एक बार फिर चाय पी ली जाए इनके, फिर चलते हैं आगे।